अच्छा ठीक है, तो मतलब अभी तो हाँ चलो ठीक, हाँ अभी तो टाइम लगेगा। चलो ओके दी। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो, और कोई नहीं आया है? और भी नहीं तो ऐसे ही लिख करके भेज दिया करो, किसी को ज़्यादा नहीं लिखना आता तो पता तो चल जाए ना। चलो ठीक है, जो भी बच्चे आप आ गए ठीक है। हेलो ममता। हाँ मतलब वो क्या है कि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, व्याकरण की क्लास हमें पढ़नी है। हम लोगों ने परसों के दिन एक क्लास ली थी, अब हमारी व्याकरण की क्लास कंटिन्यू रहेगी, जिसमें हमने दो चीज़ों पर बात की थी। एक तो व्याकरण कहते किसे ये बताया था, जो आपके सामने ही है, और इसके बाद हमने दो नोट करके लिखे थे कि एक तो टुकड़ा किया हुआ रूप सर्वाधिक शुद्ध माना जाएगा, और एक धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं,
धातु कहते हैं। ये दो चीज़ें मैंने आप लोगों को क्या की बताई। अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से जो मुझे आप लोगों से पूछनी है वो क्या पूछनी है बच्चों, कि जो ये व्याकरण शब्द है, ये व्याकरण शब्द क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये व्याकरण शब्द पुल्लिंग है या ये शब्द स्त्रीलिंग है, इन दोनों में से ये शब्द क्या है, ये पुल्लिंग है या ये स्त्रीलिंग है। आप ऑप्शन देखें और अपना उत्तर चुन ले, 1 नंबर है या 2 नंबर, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, दोनों में से एक क्या है ये आपको चुनना है। आप देख लीजिए व्याकरण शब्द क्या है व्याकरण की दृष्टि से, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इन दोनों में से एक आपको आंसर देना है। ओके, आप लोगों ने अपना अपना आंसर सोच लिया होगा कि आपका क्या आंसर हो सकता है 1 और 2 में। अगर आप मैसेज वैसे नहीं लिख सकते तो जैसे मैं कहती हूँ लिखा करो अपनी कॉपी में, जिससे अगर गलत हो तो हमेशा के लिए सही हो जाओ, है ना। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल होगा पुल्लिंग, क्या नहीं होगा, स्त्रीलिंग। लेकिन आम जीवन में जो भी बच्चा पहली बार व्याकरण पढ़ रहा होगा वो तुरंत ऐसे कहते हैं व्याकरण पढ़ी, व्याकरण लिखी, और तुरंत वो किस पर जाते हैं, स्त्रीलिंग पर। कई बच्चे उभयलिंग भी सोचते हैं, जैसे किसी के भी पास संस्कृत वगैरह होगा तो वो सोचेगा। तो मैं बता दूं वो तो होगा नहीं, क्योंकि उभयलिंग हिंदी के अंतर्गत नहीं होता। अपने यहाँ या तो पुल्लिंग में ही होगा शब्द या किस में होगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। और फिर भी अगर आप ध्यान से पढ़ते तो जरा यहाँ देखो, कल आप लोगों ने मतलब परसों के दिन जब अपनी क्लास हुई तो आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी। देखो यहाँ पर करने वाला आपने पढ़ा है, प्रत्येक अर्थ वाला या वाली, तो वाला है तो मतलब पुल्लिंग है और वाली है तो मतलब स्त्रीलिंग है। ये देखो करता है ना कि करती है। ये देखो व्याकरण कहते हैं या व्याकरण कहलाती नहीं, कहलाता है। तो आप ही के पास 3 लाइनों में ही कितनी जगह लिखा हुआ है कि व्याकरण जो शब्द है ये पुल्लिंग जो शब्द है होता है, क्या नहीं होता, स्त्रीलिंग। तो हम यहीं पर तीसरा नोट मैं आपको यहाँ दिखवाऊंगी। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है व्याकरण शब्द हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग। दूसरा बच्चों ग्रंथों के जो नाम है, ग्रंथों के नाम भी सदैव पुल्लिंग होते हैं। तो जो ग्रंथ के नाम आएंगे वो सदैव पुल्लिंग। जैसे वाक्य की शुद्धि में बात करूँ, वाल्मीकि ने रामायण लिखा या लिखी। अब बच्चे कहते हैं रामायण तो लिखी जाएगी, ऐसा कह देते हैं, वाक्य शुद्धि में बहुत बार आता है। तो ध्यान रखना जो भी ग्रंथों के नाम है वो सदैव पुल्लिंग होते हैं। हाँ, पुस्तक शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है, जबकि व्याकरण शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, पुल्लिंग के अंतर्गत। अब यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हो, वो क्या, तो वो देख लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ, पहले मैं एक शब्द शुद्धि और लिख लेती हूँ, फिर मैं आपके लिए ये लिखूंगी। मैं लिख रही हूं, आप सिर्फ देखते जाएंगे, ठीक है। बाद में हम इस पर क्या करेंगे, बात, मतलब कि एक आंसर कौन सा सही होगा। ये 4 हमने ऑप्शंस लिख लिए हैं वाल्मीकि वाले के। अब आप ये देख लो इसमें चारों में से शुद्ध कौन सा है, वाल्मीकि। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में से, यह आपको सोच लेना है। सोच लो फटाफट, शब्द शुद्धि में बहुत आता है, आंसर आपको देना है।
आप लोगों ने अपना अपना आंसर सोच लिया है। एक आंसर क्या होगा? बहुत से बच्चों को लगता है आधे वर्ण की इधर से मात्राएं, कुछ सोचते हैं इधर से, अब पता नहीं क्या एक रूप आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ पहली चीज़ तो हाँ, ये सही है कि लगभग वर्णों में आधे वर्ण के इधर से मात्रा होती है, लेकिन ये चीज़ 100% सही नहीं है। अगर हम वाल्मीकि की बात करें तो वो 4 नंबर वाला क्या होता है? शुद्ध होता है। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी नहीं, वाल्मीकि ने रामायण लिखा। और पुस्तक शब्द का प्रयोग क्या होता है? स्त्रीलिंग में, जैसे वाल्मीकि ने पुस्तक लिखी। अब कई बच्चे क्या कहते हैं, मान लो मैम आ जाए वाल्मीकि ने रामायण नामक पुस्तक लिखी, तो बच्चों जैसे ही रामायण के आगे आपने पुस्तक शब्द लगाया, पुस्तक शब्द लगते के साथ वहां पर वो क्या बन गया? स्त्रीलिंग, क्योंकि पुस्तक शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में है। अगर पुस्तक शब्द नहीं है तो रामायण लिखा जाएगा, तब यही रूप रहेगा। तो एक बार हम 3rd पॉइंट में लिख देते हैं। व्याकरण शब्द, ये तीसरा नोट है हमारा, 2 लिख लिए थे। व्याकरण शब्द तथा ग्रंथों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जबकि पुस्तकों के नाम या पुस्तक शब्द, सॉरी, जबकि पुस्तक शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। जैसे बहुत बार ये सेंटेंसेस वाक्य शुद्धि में आ चुके हैं, मैं लिख रही हूं। पहला, कामता प्रसाद गुरु। गुरु इनका उपनाम था, ये शिक्षक पद पर कार्यरत थे। कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण लिखी, ऐसे देगा वो आपको। अब ये चीज क्या है? गलत है। ठीक है, शुद्ध क्या होगा अभी पता चल जाएगा, वैसे मैंने समझा ही दिया है। वाल्मीकि भी कई बार गलत लिखा दे देगा, तो अभी बता दिया। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, ये भी गलत। शुद्ध में क्या होगा? लिखी की बजाय लिखा, और यहां भी लिखी की बजाय लिखा, यानी कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण लिखा। किसी को बाय द वे फिर भी नहीं समझ में आया तो मैंने यहाँ पूरा सेंटेंस में भी अब लिख दिया है। और वाल्मीकि ने रामायण लिखा। अच्छा, कई बच्चे एक चीज और पूछते हैं, मैम मान लो रामायण की बजाय गीता आ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गीता का उपदेश सुनाया ही था, लेकिन आपको कंफ्यूजन रहता है इसलिए आप पूछना जरूर चाहते हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है वो वहां से। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे कई कहते हैं, एक आया था सेंटेंस में, अगर मैं बात करूं क्या
कि वहाँ पर एक वाक्य दिया उसने कि मोहन के घर में महाभारत छिड़ गई, ऐसे। अब महाभारत का तो युद्ध है, युद्ध तो होगा यानी छिड़ेगा, तो शुद्ध होना था मोहन के घर में महाभारत छिड़ गया। तो ध्यान रखना, कभी भी लड़के और लड़कियों के नाम से तो लिंग निर्धारण होगा ही नहीं, अदरवाइज तो कमलेश लड़के का नाम भी लड़की का नाम, फिर बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। बस आपको इतना ध्यान रख लेना है, सिर्फ एक बात गांठ बांध कर ध्यान रखनी है, वो क्या कि कभी भी आपको ये चीज़ें ऐसी मतलब फील हो सकती हैं, बट वो करनी नहीं है कि गीता महाभारत ये किस में आएंगे। तो वो बिल्कुल, अगर पुस्तक का नाम है तो वो किस में ही है, पुल्लिंग के अंतर्गत है। और लड़के लड़कियों के नाम से लिंग निर्धारण नहीं होगा। फिर कैसे होगा? सेम शब्द जैसे राजेश है, कमलेश है, मैंने कहा दोनों के नाम हो जाते हैं, नरेश वगैरह है, फिर ये कैसे क्लियर होगा? तो जहाँ आएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे नोट हुए। अब हम आगे की बात करते हैं। बच्चों, हमारा जो व्याकरण है, ये व्याकरण आखिर कुल कितने भागों में बटा हुआ है? अब बात ये आती है, व्याकरण कुल कितने भागों में बटा हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, कई बच्चे कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। अरे सबको पता है। बच्चा जब पहली क्लास में जाता है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, हिंदी में हम सबसे पहले क्या सिखाते हैं? ए आ, ये सिखाते हैं ना, यानी स्वर। तो स्वर हो गया, इसका मतलब वर्ण विचार हो गया। स्वर किस में आते हैं? वर्णों में। स्वर के बाद क्या सिखाते हैं? शब्द। याद होगा, कै, धन, मैं, धन, लय और शब्द बन गया कमल, तो शब्द। और शब्द के बाद हम सिखाते हैं वाक्य, जैसे राम चल घर चल, ऐसे क्या बनेंगे? वाक्य। तो एक वर्ण विचार, एक शब्द विचार और एक वाक्य विचार, ये आपके क्या रहेंगे? 3 रूप रहेंगे। तो मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, व्याकरण कुल 3 भागों या 3 विचारों में विभक्त है। देखो कौन कौन से 3 विचार हैं? पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। ठीक, अब हमें एक एक पर बात करनी है। पहले वर्ण विचार नहीं पढ़ेंगे हम, जो पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शब्द विचार। ये हमारा सबसे वीक जोन भी होता है, सबसे कम ज्ञान भी होता है, और क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। हमें पता है ना, एसआई के अंतर्गत टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये मान के चलो कि कम से कम 40 क्वेश्चन, तो इतना तो मान के ही चलो आपके कंफर्म 40 क्वेश्चन प्लस हो सकता है, कम नहीं है। शब्द विचार से आते हैं। अलग अलग बता दूंगी कहाँ से कितने क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो हम इसमें सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं, वो हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा विचार पढ़ेंगे? शब्द विचार। अब बात आती है, आखिर शब्द हम कहते किसे हैं? किसे कहा जाता है शब्द? परिभाषा क्या है शब्द की? बता दो, और बताओ नहीं तो अपनी कॉपी में सोच करके क्या कर लो, आप लोग लिख लो, जिससे क्लियर हो जाए वो उसके अंतर्गत, कहीं कोई गड़बड़ ना हो पाए। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर इसके अंतर्गत तो एक ही चीज होती है, वो क्या? यहाँ से तो मैं आपको बताती हूँ इसके अंतर्गत, शब्द विचार के अंतर्गत किसे कहते हैं शब्द। तो देखो कई बच्चे जो सबसे पहला आंसर देते हैं वो क्या, कि मैम 2 वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ये फर्स्ट आंसर आता है, क्या? 2 वर्णों का मेल, कि 2 वर्णों के मेल को कहते हैं।
जैसे बच्चा ये लिखता है दो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, तो बच्चों मैं वहां उदाहरण लिखती हूँ, जैसे, और फिर पूछती हूँ ये शब्द हैं क्या, ये तो 4 वर्ण हैं, और तो बच्चा कहता है नहीं। फिर बच्चा कहता है मैम एक्चुअली उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो कई बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम 2 या 2 से अधिक, मतलब पूरा लिखोगे तो 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को, बहुत बच्चे बोलते हैं, और ये सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, ये बोलते हैं। मैं कहती हूँ ये भी गलत है। फिर जैसे मैं कहती हूँ ये गलत है, तो बच्चा सोचता है कैसे। फिर मैं कई बार कह देती हूँ ये दोनों परिभाषाएं तो सेम है, इक्वल है, इन दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। बच्चा कहता है ना, इसमें तो कोई अर्थ नहीं था, ये देखो इसमें तो मैंने सार्थक लिखा है। फिर अंतर कैसे नहीं, वो इसलिए बच्चे कि आपने क्या गलती की। आप कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्ण, यानी वर्ण कैसे होंगे सार्थक। तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ ये बताओ इसका का अर्थ क्या होगा। तो कई बच्चे कहते हैं, सोच लेते हैं, या क्या का अर्थ कबूतर, क्या का अर्थ कमला, क्या का अर्थ कबड्डी। मैं कहती हूँ अच्छा ख का तो खरगोश, खंबा, खड्डा, ऐसे हो सकता है। फिर तो यानी अगर आप ख का अर्थ खरगोश लोगे तो मैं खंबा, खड्डा कुछ भी बता सकती हूँ। आप क का अर्थ कबूतर लोगे तो मैं कमला, कबड्डी फिर कुछ भी बता सकती हूँ। इसका मतलब कोई एक अर्थ थोड़ी है, ये इन वर्णों का अर्थ नहीं है, ये तो इन वर्णों से शुरू होने वाले शब्द हैं। फिर आपको लगता है हाँ बात तो सही है। तो एक्चुअली ये सार्थक तो आता है, लेकिन ये आता है वर्णों के बाद, यानी ये शुद्ध होता है 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं शब्द। यानी वर्णों का जो मेल होगा वो कैसा होना चाहिए सार्थक, उसे हम क्या कहेंगे शब्द कहेंगे। ठीक है, तो वर्णों के बाद आना चाहिए सार्थक की परिभाषा बहुत बार दे देता है और वर्ण के पहले लिख देता है सार्थक, और आपको गलती का पता ही नहीं चल पाता। तो सार्थक शब्द वर्ण के कहाँ आना चाहिए बाद में। तो एक परिभाषा और सुनो, बच्चा कहता है कि मैम आ जाए एक या एकाधिक, एकाधिक यानी एक से अधिक, कि एक या एकाधिक वर्णों के सार्थक मेल को एक या एकाधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या ये परिभाषा गलत है? तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी सही है परिभाषा। तो कई बच्चे कहते हैं एक वर्ण का अर्थ कैसे आएगा? जी, वाक्य के अंतर्गत जब हम वार्तालाप कर रहे हैं तो हो सकते हैं कि कुछ जो वर्ण है वो एक ही उसके होते हैं लेकिन वो अर्थ देते हैं। जैसे तुम बाजार जाओगे, हाँ ना, ऐसे हम बोल देते हैं। माँ तो हाँ ना माँ, अब एक ही तो वर्ण के हैं, तो गिने चुने हैं, आप ये कह सकते हो, कोई विशेष नहीं है। लेकिन हो तो सकता ही है एक वर्ण का भी अर्थ। हाँ, अगर आप सीधा लिख रहे हो न ना नी नी तो उसमें ना का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आप जब वार्तालाप कर रहे हो तो वहाँ ना को मना के अर्थ में आप शब्द के रूप में क्या कर सकते हो प्रयोग। तो ये परिभाषा आ जाएगी, तो भी ये परिभाषा गलत नहीं है। एक या एकाधिक भी हो सकता है और 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, बट वर्णों का क्या होगा सार्थक मेल होगा। तो ये मैंने आपको परिभाषा समझाई है शब्द की। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा बहुत अच्छे से। अब हम इसे लिख लेते हैं। शब्द की परिभाषा दोनों ही लिख रही हूं। पहले ये आएगी एक या एकाधिक, एकाधिक मतलब एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं।
अथवा दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है आखिर शब्द के भेद कितने हैं, कितने भेद होते हैं शब्द के, वो आप जरा बता दें। हाँ, जयकार जन्म लेने वाला निकल आया, इसके साथ जुड़ा तो अर्थ दे रहा है एक ही वर्ण, जयकार जन्म लेने वाला, बट अकेले जयकार नहीं हो पाता। कितने रूप होते हैं शब्दों के? तो बच्चों, शब्दों के जब भेद पर आते हैं, शब्द के कितने भेद, कितना प्रकार, ऐसे तो पहले तो मैं आपको बताऊं, दो रूप होते हैं शब्द के, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। तो मैं पहले हेडिंग लिखती हूं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। एक तो सार्थक शब्द है और एक कौन सा है बच्चों, निरर्थक शब्द। ये दो होते हैं। जरा यहाँ पर बात करो, एक सार्थक और एक क्या मैंने बोला है, निरर्थक। आपको समझना है। सबसे पहली चीज, सार्थक शब्द मिलकर बना से, धन, अर्थ, धन, कै के योग से उपसर्ग है, संधि भी है। अगर आप अर्थ के आगे देख रहे हो तो दीर्घ संधि भी है। से उपसर्ग है बच्चों, से का अर्थ होता है सहित। अर्थ यानी अर्थ के वाला, अर्थ के सहित वाला रूप क्या कहलाया, सार्थक। निरर्थक की बात करोगे तो टुकड़ा होगा निर, निर में रह आधा और ए बाद में, अर्थ और धन कै। निर का अर्थ है रहित, अर्थ यानी अर्थ, क्या यानी वाला, अर्थ से रहित वाला रूप क्या कहलाया, निरर्थक। यानी अगर मैं बात करूं, जिन शब्दों के अर्थ होते हैं वो सार्थक और जिनके अर्थ नहीं होते हैं वो शब्द क्या हो गए, निरर्थक। अब बात ये आती है कि जब निरर्थक का, एक तो कई बच्चे दिमाग में लगाते हैं, जब कोई अर्थ ही नहीं होता तो इसे पढ़ने की जरूरत ही कैसे है। मैम ने तो कहा था ना, जिसका अर्थ होगा वही शब्द होगा, फिर ये कैसे भेद में आया। तो इसका आंसर तो मैं आपको अभी कुछ समय बाद दूंगी, लेकिन उससे पहले आप यहाँ ध्यान दो। तो पहली चीज ये कि क्या हम दैनिक जीवन में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं या नहीं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप जितने भी विद्यार्थी हैं या जितने भी हम XYZ बात करें, केवल वो नहीं जो आप क्लास ले रहे हो, कोई भी हो, हर कोई निरर्थक शब्द का क्या करता है, प्रयोग। हर कोई करता है निरर्थक का प्रयोग। अगर हम लोग बात करें बट हमें पता नहीं है, या तो हम जाने अनजाने में कर रहे हैं या पता होते हुए भी हमें पता नहीं है, आप ये कह सकते हो, उस समय हम कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कैसे,
तो देखो, जैसे हम आम जीवन के अंतर्गत बोलते हैं चाय वाय, पानी वानी, सब्जी वब्जी, रोटी बोटी, दूध वूध, ऐसे। अगर हम लोग बात करें, मैंने आपको जो यहाँ बोला, जैसे आप कहते हैं मम्मी चाय वाय बना ली क्या, अर्थ समझ में आ जाएगा। मम्मी चाय बना ली क्या, अर्थ समझ में आ जाएगा। मम्मी वाय बना ली क्या, वाय का कोई अर्थ नहीं, यानी वाय निरर्थक है। मित्र से कहते हो अरे यार चाय वाय ना सही, पानी वानी तो पिला दे, तो ये वाणी शब्द है निरर्थक और पानी शब्द क्या है, सार्थक। जैसे आप कहते हैं सब्जी वब्जी ले आ कुछ जा करके, वब्जी का अर्थ नहीं है, सब्जी का है। वोटी का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि कहते हैं वोटी तो होता है ना पत्नी, भाई वो बोटी होता है, वो पंजाबी भाषा, हम तो हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो ये है नहीं। वोटी शब्द निरर्थक और रोटी शब्द सार्थक। दूध सार्थक और वूद शब्द क्या हो गया, निरर्थक। पढ़ाई सार्थक, वढ़ाई, पढ़ाई वढ़ाई कर ली क्या, तो पढ़ाई तो सार्थक हो ही गया, और वढ़ाई शब्द क्या हो गया, निरर्थक हो गया। ठीक है, तो वही है। छोले बोले, तो बोले, छोले सार्थक हो गया, छोले बोले क्या हो गया, आलू वालू बोल देते हैं कई, मतलब दुनिया भर के हैं, कोई एक रूप नहीं है, खूब आपको मिल जाएगा। कई रोटी वोटी के बजाय रोटी शोटी खा ली क्या, कई ऐसे भी बोल देते हैं आप लोग। तो कहने का मतलब है हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन अकेला नहीं हो रहा। निरर्थक शब्द यूज हमेशा किसके साथ हो रहा है, आप पाएंगे सार्थक के साथ। दूसरी बात, कोई बच्चे दिमाग लगा लेते हैं, अच्छा सार्थक पहले होता है इसका मतलब निरर्थक बाद में, ऐसा भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं मोहन का कोई अता पता नहीं है। अब अगर हम बात करें, अता शब्द निरर्थक है और पता शब्द क्या हो गया है, सार्थक। तो ये भी जरूरी नहीं कि निरर्थक बाद में आए, पहले भी आ सकता है। जैसे हम और बात करें आमने सामने, अब ये वो चीजें हैं जो हम खूब यूज कर रहे हैं लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि ये निरर्थक भी है क्या। अब सामने होता है, आप कहते हैं आमने सामने बैठकर बात करेंगे समझ में आ जाएगा, सामने बैठकर बात करेंगे समझ में आ जाएगा, आमने बैठकर बात करेंगे, आमने का कोई भी क्या नहीं है, अर्थ नहीं है। तो आमने शब्द क्या हो चुका है, उसके अंतर्गत निरर्थक हो चुका है। ठीक है, इसके बाद की बात करें हम यहाँ पे, तो ये आपको पता चल गया कि निरर्थक पहले भी हो सकता है। अब आगे बात, आखिर इनका अर्थ ही नहीं है तो फिर हम इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं, फिर ये शब्द कैसे हो गए। बेटा अब शब्द तो है ही, क्योंकि वर्ण का रूप तो है, बस वो अर्थ नहीं दे रहा तो इसका मतलब सार्थक नहीं। आपको 3 जगह ये काम आ जाते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। कहीं कहाँ कहाँ काम आते हैं, आपके शब्द आते हैं तत्सम तद्भव देशज विदेशी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये जितने भी निरर्थक शब्द हैं ये सब के सब देशज होते हैं, यानी हम आम भाषा में यूज करते हैं। तो कभी भी तत्सम तद्भव में उन्होंने निरर्थक शब्द देख दिया, आप तो उसे देखते ही काट दोगे, जबकि वो शब्द क्या होगा, देशज होगा। आम भाषा में हम ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। एक समास होता है द्वंद्व समास, कथन में आ चुका। द्वंद्व समास में निरर्थक शब्द भी होते हैं। अब जब मैं आपको द्वंद्व समास पढ़ाऊंगी तो इनमें से उदाहरण लिखवाऊंगी, तो आप कहेंगे अच्छा ये निरर्थक होता क्या है, आपने ये तो हमें बताया ही नहीं, तो वो बता दिया आपको। और तीसरी चीज, एक टॉपिक होता है वाक्य शुद्धि। नियम कहता है वाक्य में कभी भी निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं हो, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज ये भी आई। तो इनडायरेक्ट वे में निरर्थक आपको कितनी जगह काम आ रहे हैं, 3 जगह। तो 3 जगह ये आपके काम आते हैं। तो एक बार जरा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा रूप, सार्थक, सार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द से धन अर्थ धन क,
के योग से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ है अर्थ के सहित। अर्थात जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, पानी, पढ़ाई, सब्जी। वैसे ही तो उदाहरण कोई भी आ सकता है। रोटी, दूध, पता, सामने इत्यादि। अब आ गया हमारा ख पॉइंट, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द निर्धन, अर्थ, धन, के योग से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ है अर्थ से रहित, अर्थात जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण नहीं किए जाते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं।
स्वतंत्र रूप से इन शब्दों का स्वतंत्र रूप से इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता है। ये शब्द सार्थक शब्दों के साथ ही प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे वाय, वाणी, वढ़ाई, वब्जी, वोटी, वोटी की बजाय शोटी भी मिल जाता है, रोटी शोटी पंजाबी वगैरह के उसमें। एक सोटी होती है मारने वाली, वो अलग है। दूध, वूद, अता, आमने इत्यादि। निरर्थक शब्द देशज होते हैं। ये वाला तो लिख ही दिया, देशज होते हैं। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया हमारे शब्द के भेद, एक सार्थक और एक निरर्थक। अब हम एक डायग्राम पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आप मान के चलिएगा आएंगे ही आएंगे, आपके 100% ही आएंगे, इवन हर एग्जाम में होते हैं। वो डायग्राम क्या है बात करते हैं। हमारा रूप यहाँ आएगा सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। बच्चों यहाँ अगर हम बात करें आखिर सार्थक शब्दों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करते हैं, बात यहाँ आएगी। तो बच्चों अगर बात करें तो सार्थक शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। अब बताइए वो 4 हैं कौन कौन से, तो चलो जरा बात करते हैं। चलिए, सार्थक शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से कैसे। एक होता है अर्थ के आधार पर, एक तो होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है। एक रचना के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर,
और एक रूप के आधार पर। ये 4 प्रकार से होते हैं। तो बात आती है कि बताओ अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, रचना के आधार पर कितने, उत्पत्ति के आधार पर कितने और रूप के आधार पर कितने। तो आप पहले अर्थ के आधार पर बताइए कितने प्रकार के शब्द होते हैं। मैं इतने पानी पीती हूँ, आप फटाफट बताओ। कोई आंसर आप लोगों का? नहीं? चलो फिर मुझे ही बात करनी है। देखो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के, काफी बच्चे कहते हैं 8 प्रकार के, कुछ बच्चे कहते हैं 4 प्रकार के, कुछ बच्चे कहते हैं 6 प्रकार के, ऐसे। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। काफी बच्चों से जब मैं पूछ रही होती हूँ रचना के आधार पर तो आंसर तो 3 दे देते हैं, लेकिन वो वहां पर मुझे बता देते हैं सरल संयुक्त मिश्र। सरल संयुक्त मिश्र 3 प्रकार के ही होते हैं और रचना के आधार पर ही होते हैं, लेकिन शब्द नहीं, वो वाक्य होते हैं। वैसे ही अर्थ के आधार पर भी वाक्य होते हैं जो 8 प्रकार के होते हैं। निषेधात्मक वाक्य या कहीं हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों से वाक्य नहीं शब्द पूछ रही हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में यहाँ भी गड़बड़ है। क्या है वो पता चल जाएगा। तो 6 रूप नहीं 4 रूप, वहाँ 6 लिखा हुआ मिल जाता है आपको। तो मैं आपको बता देती हूँ 4 रूप यहाँ पर होते हैं। वहाँ पर कई जगह तो अगर आप वर्तमान की देखेंगे तो वहाँ भी 8 रूप भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो सब कैसे हैं वो पता चल जाएगा। बाकी भेद कितने ही हैं 4, वहाँ 8 कौन से हैं, कैसे वो अलग नहीं है, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। तो अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है एकार्थी, ठीक है, एक होता है अनेकार्थी, एक होता है विलोम जिसे हम बोलते हैं विपरीतार्थी, एक होता है पर्यायवाची जिसे समानार्थी बोलते हो आप लोग। ये 4, ठीक है। 2 इसके अलावा आपको पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना होता है शब्द युग्म और एक पढ़ना होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। फिर ये अब यहाँ पर देखो, पहला ही प्रश्न बच्चा पूछता है मैम अर्थ के आधार पर शब्द पूछे कितने प्रकार के। एक ऑप्शन में 4 दे दे, एक में 6, तो उत्तर क्या करें। तो मैंने अभी बताया 4। फिर बच्चा पूछता है फिर ये क्या है। एक्चुअली बच्चों एकार्थी का उपभेद होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और अनेकार्थी का उपभेद होता है क्या, शब्द युग्म। तो नीचे वाले 2 भेद न होकर उपभेद है, तो भेद कितने हुए 4। सेकेंड चीज, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में 8 कौन से, तो 6 तो ऐसे लिख दिए सीधे सीधे। शब्द युग्म का एक नाम और सुना होगा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द।
वो अलग लिख लिया, और पर्यायवाची के लिए जो समानार्थी शब्द हम बोल रहे हैं वो अलग लिख दिया। तो वहाँ श्रुति सम भिन्नार्थक, समानार्थी, ये दो इसमें और जोड़कर टोटल कितने कर दिए? 8 हैं, 4 ही, ये दोनों के उपभेद हैं। और शब्द युग्म और श्रुति सम भिन्नार्थक 1 है और पर्यायवाची और समानार्थी 1 है। तो ये आप ध्यान रखना, भेद पूछे तो कितने ही आपके? 4 हैं। अब बात करें रचना के आधार पर। रचना के आधार पर बात करें तो 3 प्रकार के हैं। ये तो केवल कहूँ तो 3rd ग्रेड रीट के सिलेबस में होते हैं, बाकी कहीं नहीं है। एक रूढ़, एक यौगिक और एक योग रूढ़, ये 3 क्या होते हैं इसके भेद? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर बात करूं तो 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, या विदेशज भी लिखा मिल जाएगा। 4। तो कई बात बच्चे क्या कहते हैं, 4 थोड़ी ना है, हमने तो एक और पढ़ा है संकर शब्द, 5 करने की बताते हैं वो तो संकर शब्द। और कई कहते हैं नहीं हमने तो 6 ही पढ़े, इसमें एक हमने और पढ़ा है अनुकरणात्मक शब्द। तो देखो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अगर हम लोग बात करें उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संकर और अनुकरणात्मक शब्द, ये ना तो भेद है किसी चीज के और ना ही उपभेद है। फिर ये क्या है? तो अगर पढ़ोगे तो वो आपके सिलेबस में है, तो आगे आएगा तो पता चल जाएगा। बट भेद सिर्फ कितने करने हैं? 4। रूप के आधार पर, रूप के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। ठीक है, एक विकारी और एक कौन सा हो गया? अविकारी। अब यहाँ पर हम लोगों को बात करनी है। अब आपसे पूछ ले, बताओ प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? बताओ व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? ऑप्शन यही मिलेंगे। इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? बनावट के आधार पर कितने प्रकार के? स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? और बच्चा टोटली कंफ्यूज हो जाता है। व्युत्पत्ति तो वो फिर भी बता देता है, क्योंकि उत्पत्ति और व्युत्पत्ति उसे दोनों सेम लगते हैं, जो होते क्या है दोनों अलग अलग। तो एक्चुअली आपने सुना होगा ना, प्रश्न बदल गया, यानी लैंग्वेज बदल गई प्रश्न की, बट उत्तर वो का वो रहा। सेम चीज यहाँ है। ये जो रचना है इसी को ही हम बोलते हैं व्युत्पत्ति, यही व्युत्पत्ति है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं बनावट। तो रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3। उत्पत्ति यहाँ है, इतिहास भी यहाँ है और स्रोत भी यहाँ है। तो इतिहास, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे? 4। और रूप के साथ साथ प्रयोग यहाँ है, तो रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 2। अब बच्चा कहता है उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? वो नहीं पता हमें, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सामान्य अर्थ में तो उत्पत्ति जन्म हो ही जाता है, बट यहाँ वो चीज नहीं है। उत्पत्ति का यहाँ अर्थ है कहाँ से, शब्द आया कहाँ से है, वो है उत्पत्ति। और व्युत्पत्ति का अर्थ निकल जाता है कैसे, शब्द बना कैसे है, उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, समास, संधि या किसी के भी रूप से नहीं, वो हो जाता है कैसे। तो व्युत्पत्ति का अर्थ कैसे और उत्पत्ति का अर्थ क्या हो गया? कहाँ से। तो कहाँ से और कैसे, ये इसका शाब्दिक अर्थ। तो बता चुके हो कहाँ पर क्या क्या आपके उत्तर आएंगे, क्या क्या रूप आएगा। इसके बाद हम इन्हीं चीजों को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम रूप या प्रयोग के आधार पर ही शब्द इसमें पढ़ना क्या करेंगे शुरू, जो है विकारी अविकारी। तो कल आप संज्ञा वगैरह टॉपिक क्या करके आ सकते हैं, पढ़कर आ सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा। राम राम सा। आज हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे इसे, क्योंकि आगे की चीज हो नहीं पाएगी।
तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो विकारी या विकारी से हम शुरुआत करेंगे, तो आप पढ़कर आ सकते हैं उसे। ठीक है।